कहानी की शुरुआत होती है अतीत के एक भयानक दृश्य से, जहां कदीर नाम का एक मजदूर कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है और वो भागते हुए एक खुली जगह पर पहुंचता है। उस जगह पर मिट्टी के अंदर से अजीब डरावने डीमन के सिर बाहर निकल रहे हैं। कदीर को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन अगले ही पल उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। खुद को फंसा हुआ देखकर कदीर अपनी जेब से एक अजीब और छोटा सा लकड़ी का खंजर यानी एक वुडन डैगर निकालता है। उस खंजर को देखते ही कदीर के साथी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, जैसे उन्होंने मौत को सामने देख लिया हो। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान समय में आती है। हम बैंकॉक के एक शांत गांव का दृश्य देखते हैं, जहां मित नाम का एक आदमी अपनी बेटी मे के साथ एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आ रहा है। मित की जिंदगी में हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसका दुख वो अभी तक भुला नहीं पाया है। उसका गम और गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसकी दुख भरी मौत के बाद से मित की दिमागी हालत खराब रहने लगी है। मित की कंपनी ने उसकी इस हालत को देखते हुए ही उसे इस पुराने इलाके में ट्रांसफर किया है, ताकि वो थोड़ा शांत माहौल में रह सके। पुराने घर को देखते ही मे को लगता है कि इस घर में रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि हवेली बहुत ज्यादा पुरानी और डरावनी दिखाई देती है। लेकिन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्हें घर दिखाने जो लड़का आता है वो बताता है कि ये पूरा गांव एक मुस्लिम कम्युनिटी का इलाका है। मित और मे मुस्लिम नहीं है, बल्कि दोनों बुद्धिस्ट हैं। इस वजह से उन्हें थोड़ी झिझक महसूस होती है। घर में अपना सामान सेट करते वक्त मित की नजर दरवाजों पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि हर एक गेट के ऊपर मुस्लिम धर्म का सुरक्षा ताबीज यानी तालिस्मान लगे हुए हैं। इनके पास एक प्यारा कुत्ता भी है, जिसका नाम बो है। गांव का लड़का उन्हें हिदायत देता है कि इस कुत्ते को कभी भी बाहर मत निकलने देना, कीचड़ वाले रास्तों पर, क्योंकि इस इलाके के लोगों को कुत्ते पसंद नहीं है। घर का सामान व्यवस्थित करते करते मित बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी अचानक एक दरवाजा हवा के बिना ही बहुत तेज आवाज के साथ बंद होने लगता है। मित गुस्से में जाकर उस दरवाजे को बंद करता है, लेकिन उसी वक्त उसके सिर में एक अजीब और तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि ये सिर दर्द उन दरवाजों पर लगे ताबीजों की वजह से हो रहा है, जैसे उनमें कोई बुरा टोटका किया गया हो। मित गुस्से और चिड़चिड़ाहट में आकर घर के सारे दरवाजों से उन मुस्लिम ताबीजों को खींचकर बाहर फेंक देता है। मे को अपने पिता का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी अनजान जगह पर आकर वहां की पुरानी चीजों को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगली सुबह मित को गार्डन में एक अजीब आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसका नाम हीम है। हीम को देखते ही उनका कुत्ता बो अजीब तरीके से भौंकने लगता है, जैसे वो किसी खतरे को भांप गया हो। हीम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मित को गार्डन में एक मरा हुआ काला पक्षी मिलता है। इन सब अजीब घटनाओं को देखकर मित को शक होने लगता है कि इस गांव के लोग उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह की शुरुआत मस्जिद से आती हुई नमाज और प्रार्थना की आवाजों से होती है। पूरा गांव इस आवाज से गूंज उठता है। तभी घर का एक दरवाजा अपने आप खुलकर बंद होता है, जिससे मित की नींद खुल जाती है। वो नीचे पानी पीने के लिए जाता है तो खिड़की से बाहर उसे कुछ मुस्लिम लड़कियां गुजरती हुई दिखाई देती हैं। मित को इस जगह का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि इस कम्युनिटी के लोग उन्हें कभी ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे। वो थककर वापस सोने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है, एक बहुत ही अजीब चीज होती है। मित तो लेट जाता है, पर बिस्तर पर उसकी परछाई यानी उसकी शैडो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, जैसे उसकी परछाई पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो गया हो। अगले दिन मित अपने काम पर चला जाता है। वो एक जापानी कंपनी में काम करता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही उसके सिर का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो दर्द से परेशान होकर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और बताता है कि उसकी कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। उसका दोस्त उसे कुछ और तेज दवाइयां लेने की सलाह देता है, जिससे मित की मेंटल हालत धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ने लगती है। उधर घर पर मे स्टोर रूम में जाती है, जहां उसे एक अजीब और पुराना पक्षी का पिंजरा दिखाई देता है। मे अभी इस पिंजरे पर ध्यान नहीं देती, लेकिन यह पिंजरा आने वाले वक्त में बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। मे जब स्कूल के लिए निकलती है तो राह में वो एक दुकान पर रुकती है। वहां मुस्लिम धर्म का खाना देखकर वो खुश होती है, लेकिन तभी उसे वहां हीम दिखाई देता है। हीम को देखकर मे को डर लगने लगता है। तभी वहां याना नाम की एक मुस्लिम लड़की आती है। याना मे के लिए कुछ रोटियां खरीदती है और उससे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। याना उसे यकीन दिलाती है कि भले ही ये जगह मे के लिए बिल्कुल नई है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो सब उनका ध्यान रखेंगे। उधर मित कंपनी में अपने जापानी बॉस असानो से बात करता है और पूछता है कि उसे इस जगह पर कब तक रहना होगा। असानो उसे साफ कह देता है कि जब तक मित की मेंटल हालत ठीक नहीं हो जाती, तब तक उसे इसी गांव में रहकर काम करना होगा। उसी वक्त मित देखता है कि हीम भी उसी कंपनी में एक मजदूर के रूप में काम करता है। हीम को वहां देखकर मित के मन में चल रही नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। जब वो दोनों बाप बेटी रात को घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सबसे प्यारा कुत्ता बो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बो की मौत हो चुकी है, जिसे देखकर मे फूट फूट कर रोने लगती है। मित को पूरा यकीन हो जाता है
कि उनके किसी पड़ोसी ने ही उन्हें परेशान करने के लिए बो को जहर देकर मार दिया है। मित बो को गार्डन में दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन मे उसे कहती है कि उन्हें टेम्पल जाकर बो का अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन मित अपनी पत्नी की मौत के बाद से किसी भी मंदिर नहीं गया है, इसलिए वो गुस्से में मना कर देता है और बो को गार्डन में ही दफना देता है। तभी उनसे मिलने उनका एक पड़ोसी जैद आता है, जो उनके लिए खाना लाया था। जैद मित से कहता है कि उसे इस नए घर की शांति के लिए कुछ प्रार्थना करवा लेनी चाहिए, लेकिन वो इसका कोई बड़ा कारण नहीं बताता। मित उससे पूछता है कि क्या इस इलाके में कोई जानवर पालता है। जैद घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ कोई भी जानवर नहीं पालता, लेकिन वो इसका असली कारण नहीं बताता। मित उसके जाने के बाद वो खाना कचरे में फेंक देता है और मे को कहता है कि गांव वालों ने ही बो को जहर देकर मारा है। मे को अपने पिता की दिमागी हालत देखकर बहुत चिंता होने लगती है। उसी रात मित की पत्नी की बहन पिन, जो मे की मौसी है, उनके घर आती है। वो मे को अपने साथ वापस सिटी ले जाने के लिए आती है, जिससे मित गुस्से में आ जाता है। उसी वक्त पिन के बेटे को स्टोर रूम में वही पुराना पिंजरा मिलता है। अब उस पिंजरे को बाहर कौन लाया, ये कोई नहीं जानता था। तभी मित को घर की ऊपरी मंजिल से अजीब धुम-धुम की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो गुस्से में ऊपर चेक करने भागता है, लेकिन वो आवाजें सिर्फ मित को ही सुनाई दे रही थीं, किसी और को नहीं। मे अपनी मौसी के साथ जाना तो चाहती है, लेकिन अपने पिता की ऐसी खराब हालत देखकर वो जाने से मना कर देती है और घर पर ही रुक जाती है। अगले दिन जब मे घर से जा रही होती है तो मित बाहर देखता है कि हीम उनके घर के दरवाजे पर कुछ अजीब लिख रहा है। मित उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन हीम वहां से भाग जाता है। मित देखता है कि दरवाजे पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ है, जिसे मित तुरंत मिटा देता है। उसे अब हीम पर पक्का शक हो जाता है। अगले दिन मैं अपने पापा को एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, पर मित उसकी बात टाल देता है। मैं उसे फजूल दवाइयां लेने से भी मना करती है। रास्ते में मित देखता है कि हीम एक दुकान पर बैठा है। मित तुरंत गाड़ी रोकता है और हीम के पास जाकर पूछता है कि वो कल रात उनके घर पर क्या कर रहा था। हीम उसे सीधा जवाब नहीं देता और बताता है कि उसे पता है कि मित का कुत्ता मर गया है। मित का गुस्सा बढ़ जाता है और दोनों के बीच झड़प होने लगती है, जिसे जैद बीच में आकर रोकता है। जैद मित को बताता है कि हीम एक पागल आदमी है जो थोड़ा काला जादू भी जानता है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसी रात जब मित घर लौटता है और अपनी पुरानी दवाइयां लेता है तो उसे ऊपर से फिर वही शोर सुनाई देता है। वो डरते हुए ऊपर चेक करने जाता है तो सामने उसे अपना मरा हुआ कुत्ता बो दिखाई देता है, जो अचानक खूंखार रूप लेकर उस पर हमला कर देता है। मित डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जब मे नीचे आती है और मित उसे बताता है कि उसने बो को देखा तो मे को अपने पिता की और ज्यादा फिक्र होने लगती है। मित के पैर में एक अजीब और गहरा जख्म उभर आता है, जिसमें बहुत तेज दर्द होता है, पर वो अभी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होता। उधर जैद हीम के घर जाता है और उसे कहता है कि वो नए लोगों को परेशान करना बंद करे। हीम के घर पर बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं। वो कुछ पुरानी वीडियो टेप्स देख रहा होता है जो एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने के अनुष्ठानों से जुड़ी होती हैं। उसके ड्रॉर में वही ताबीज पड़े होते हैं जो मित ने दरवाजे से उतारकर फेंके थे। इससे साफ था कि हीम उस घर के राज को अच्छी तरह जानता था। दोपहर के वक्त मे को अपने पापा का फोन आता है, जो बताते हैं कि वो आज रात काम से लेट हो जाएंगे। लेकिन जब मित फोन पर बात कर रहा होता है तो अचानक उसके फोन में उसकी मरी हुई पत्नी की डरावनी आवाज आने लगती है। मित डर जाता है और उसके सिर का दर्द बढ़ने लगता है। वो डरकर तुरंत घर की तरफ भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी मे किसी बड़े खतरे में है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो मे बिल्कुल ठीक होती है। मित बो को ढूंढते ढूंढते पास के एक तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां उसे 4 मुस्लिम औरतें बैठी हुई दिखाई देती हैं। वो जैसे ही उनके पास जाता है वो औरतें खड़ी होती हैं और मित देखता है कि उनका कोई चेहरा ही नहीं है। अगले ही पल वो औरतें काले पक्षियों में बदल जाती हैं और मित डरकर तालाब में गिर जाता है, जहां से मे उसे मुश्किल से बचाकर बाहर लाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हवेली के अंदर अजीब और डरावनी आत्माएं हर तरफ घूम रही हैं, जो मित की दिमागी हालत को हर पल और खराब कर रही हैं। मे अपने पिता को इस डर से निकालने के लिए जैद के घर एक सेरेमनी में ले जाती है, लेकिन वहां एक भैंस को कटते देखकर मित को बहुत बुरा लगता है और उसके पैर का दर्द और बढ़ जाता है। मित वहां बैठे एक आदमी से हीम के बारे में पूछता है। वो बताता है कि हीम पढ़ाई करने के लिए दक्षिण यानी साउथ थाईलैंड गया था, लेकिन वहां उसने काला जादू सीखा और जब से वो वापस आया है बहुत अजीब हो गया है। तभी मित के पैर के जख्म से खून बहने लगता है और उसे लगता है कि सब लोग उस पर हंस रहे हैं। वो डरकर वहां से भागता है। मे उसके पीछे जाती है। मित चिल्लाकर कहता है कि हीम ने हमारे घर पर काला जादू किया है और वो उसे अपना पैर दिखाता है, लेकिन मे को उसके पैर पर कोई जख्म दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब मित के डर और कमजोर दिमाग का वहम था। मे गुस्से में कहती है कि अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गए तो वो अपनी मौसी के पास चली जाएगी। शाम को मित मे से माफी मांगता है और मे कहती है कि वो घर की शांति के लिए एक बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाएगी, जिसके बाद मित को डॉक्टर के पास जाना ही होगा। अगले दिन मे कुछ मॉन्क्स को बुलाती है जो उस शरापित घर को ब्लेस करते हैं और गार्डन में एक पवित्र श्राइन यानी एक बुद्धिस्ट होली श्राइन स्थापित करते हैं जो बुरी शक्तियों को भगाएगी। श्राइन को लगाने के लिए जब गड्ढा खोदा जाता है तो मिट्टी के अंदर से उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का खंजर मिलता है।
ये वही खंजर था जो हमने अतीत में कदीर के पास देखा है। मैं उस खंजर को अपने पास रख लेती है, लेकिन अनुष्ठान के आखिर में एक मॉन्क को महसूस होता है कि एक बहुत ही भयानक बुरी शक्ति मित के बिल्कुल पास मौजूद है, जिसे भगाया नहीं जा सकता। उसी रात उस बुद्धिस्ट श्राइन के पास अचानक काला धुआं मंडराने लगता है। मित की आंख खुलती है तो उसे लैंप की रोशनी के पीछे एक खौफनाक साया दिखाई देता है जो उसके होश उड़ा देता है। अगले दिन मित की फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। जब सब शांत होता है तो मित का बॉस असानो उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि मित के डेस्क के अंदर से शराब की बोतलें मिली थीं। मित को बिल्कुल याद नहीं था कि वो बोतलें वहां कैसे आईं, क्योंकि उस पर उस बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका था। मे को उन मॉन्क्स से पता चलता है कि उस घर में बहुत ही पुरानी और ईविल शक्तियां हैं, जिसे भगाना आसान नहीं है। तभी उसे याना से पता चलता है कि गांव में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है और उस आदमी का परिवार पहले इसी हवेली में रहता था। गांव वाले कह रहे हैं कि कोई सदियों पुराना श्राप आजाद हो गया है। मे याना से पूछती है कि क्या इस घर में कुछ गलत हुआ था। याना उसे जिन्स के बारे में बताती है, जो मुस्लिम आत्माएं होती हैं। याना कहती है कि अगर इस श्राप से कोई लड़ सक्सेक्टिंगा है तो वो सिर्फ हीम है। तभी गांव में एक और लाश मिलती है, जिससे मैं बहुत डर जाती है और सीधे हीम के घर पहुंचती है। मैं हीम से पूछती है कि क्या उसने कोई काला जादू किया है। हीम साफ मना करता है और बताता है कि वो तो उनकी मदद कर रहा था। हीम बताता है कि मित ने घर से उन सुरक्षा ताबीजों को उतार कर फेंक दिया जो उनकी रक्षा कर रहे थे। और जब मे ने गार्डन में बुद्धिस्ट श्राइन बनाई तो उन जिन्स का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि वो दोनों अलग अलग धार्मिक प्रथाएं एक दूसरे से टकरा गईं। इस वजह से वो श्राप घर से निकलकर पूरे गांव में आजाद हो गया है और लोगों की जान ले रहा है। हीम मे को कहता है कि वो तुरंत इस घर से भाग जाएं। मे डर कर जब घर पहुंचती है तो देखती है कि छत से खून टपक रहा है। वो ऊपर जाती है तो देखकर डर जाती है कि मित खुद अपने पैर में एक बड़ा सुआ घोंप कर सुराख कर रहा है और कह रहा है कि वो इसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में उसके पैर में कुछ नहीं था। मे अपने पिता को रोकती है और बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। तभी हीम वहां पहुंचता है और दरवाजा तोड़कर दोनों को बचाता है। हीम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर दक्षिण यानी साउथ थाईलैंड की तरफ ले जाता है, ताकि वहां किसी से मदद ली जा सके। रास्ते में हीम बताता है कि बुरी आत्माएं कमजोर दिमाग पर जल्दी कब्जा करती हैं और मित का दिमाग अपनी पत्नी की मौत के दुख से बहुत कमजोर हो चुका है। अगले दिन वो तीनों दक्षिण के एक दूर दराज गांव में पहुंचते हैं। हीम मित के चलने के लिए एक लाठी लाता है और फिर अपने दोस्त सलीम के साथ उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है। जंगल के बीच एक पुरानी कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती है, जिसका नाम जैनाब है और वो एक विच डॉक्टर है। जैनाब ने ही अतीत में उस हवेली के अंदर एक बड़ा अनुष्ठान करके उस श्राप को शांत किया था। जब उसे पता चलता है कि श्राप आजाद हो गया है तो वो पहले मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन मे के रोने और रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जैनाब कहती है कि मित के दिमाग की हालत ठीक होना बहुत जरूरी है, वरना जिन्स को हराना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो कमजोर दिमाग का फायदा उठाते हैं। तभी अचानक कुटिया के चूल्हे की आग भड़क उठती है और एक खौफनाक जिन मित के जिस्म पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। मित की आंखें काली हो जाती हैं और उसके अंदर से जिन चिल्लाकर बोलता है कि इस आदमी ने अपनी ही बीवी को मारा है। मे और हीम मित को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जैनाब एक मंत्र पढ़ते हुए अपना हाथ मित के माथे पर रखती है। वो जिन चिल्लाता हुआ मित के जिस्म से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। मित होश में आता है, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। पूरी सच्चाई सामने आती है कि उसने अपनी बीवी को मारा नहीं था, लेकिन जब कार एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी वो चला रहा था। उस हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई, जिसका पूरा गुनाह वो अपने सिर पर लेकर चल रहा है। उसका यही गिल्ट यानी दुख और पश्चाताप उसके दिमाग को कमजोर बना रहा है, जिसका फायदा वो जिन उठा रहा है। मे उसे समझाती है कि ये उनकी गलती नहीं थी। तभी हमें यह भी पता चलता है कि मे मित की सगी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। मित ने मे की मां से दूसरी शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरा और सच्चा रिश्ता है। जैनाब उन्हें उस श्राप का सदियों पुराना अतीत बताती है। सदियों पहले उस हवेली की जमीन पर कदीर नाम का एक गुलाम काम करता था। उस जमीन का मालिक बहुत ही जालिम आदमी था, जो अपने गुलामों पर बहुत जुल्म करता था और उनके पैरों में भारी जंजीरें बांध कर रखता था। कदीर का एक दोस्त था जिसका नाम मर्द था, जो कदीर का बहुत ध्यान रखता था। कदीर काला जादू जानता था और वो चुपके से लोगों का भूत भगाकर उनकी मदद करता था, जिसे मर्द भी सीख रहा था। एक दिन कदीर ने फैसला किया कि वो मालिक के पूरे परिवार को जान से मार देगा, क्योंकि उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मर्द इस बात के खिलाफ था, क्योंकि वो उसी जमीन पर शांति से काम करना चाहता था। दोनों दोस्तों के बीच इस बात पर झगड़ा हो जाता है। अगली सुबह मर्द मालिक को जाकर चुगली कर देता है कि कदीर यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। जब कदीर को यह पता चलता है तो वो भागता है। ये वही सीन है जहां से फिल्म शुरू होती है। कदीर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कदीर गुस्से और लाचारी में आकर अपनी जेब से वही लकड़ी का खंजर निकालता है और इब्लीस नाम के एक शक्तिशाली डीमन को बुलाकर इस जमीन को श्राप दे देता है कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वो तड़प तड़प कर मरेगा। मालिक के सिपाही उसे पकड़ते हैं और मालिक गुस्से में कदीर का सिर कटवा कर उसे मार देता है। उसके मौत के बाद वो श्राप जमीन पर लग जाता है। अपने दोस्त कदीर की मौत से मर्द को बहुत दुख और गुस्सा आता है।
जब मालिक मड को कहता है कि अब वो इस श्राप को खत्म करे, तो मड गुस्से में अपनी शक्तियों से मालिक और उसके सारे सिपाहियों को वहीं मार देता है। मड कदीर की लाश को वहां दफनाता है और उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। श्राप को शांत रखने के लिए मड पूरे घर में सुरक्षा ताबीज लगा देता है और उस डीमन इब्लीस को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। लेकिन अगले ही दिन मालिक के रिश्तेदार वहां आकर मड को मार देते हैं। उसके बाद वहां नए मालिक आते हैं और वो अलग अलग शमंस को बुलाकर अपने अपने ताबीज और श्राप लगाते हैं। इस तरह से उस घर पर एक नहीं बल्कि सदियों से कई सारे श्राप और सुरक्षा ताबीज एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ज़ैनाब बताती है कि उसने भी पहले इस श्राप को शांत किया था, लेकिन अब वो सब आजाद हो चुके हैं और मित को इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि इन जिन्स से लड़ना आसान नहीं है। उसी रात हीम मित को एक मस्जिद के पास ले जाता है, जहां मैं अपने पिता को उनकी माँ की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाती है। वो दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन मित और मैं फैसला करते हैं कि वो बैंकॉक में अपने पुराने घर लौट जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मित की साली पिन ने उनका वो घर बेच दिया है। उनके पास अब उस शराबित हवेली में वापस जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उनका बस एक ही मकसद है कि वो घर जाकर मे की माँ की अस्थियों का बर्तन लेकर तुरंत वहां से चले जाएं। लेकिन जैसे ही वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं, गार्डन में रखी हुई बुद्धिस्ट श्राइन बीच से चटक जाती है, जैसे श्राप ने उनका स्वागत किया हो। मे जैसे ही ऊपर अपने कमरे में जाती है, नीचे घर का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवेली के अंदर डरावनी शक्तियां चलने लगती हैं। मिट डर के मारे अपनी पत्नी की अस्थियों के बर्तन की तरफ बढ़ता है, पर वो बर्तन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और सारी अस्थियां बिखर जाती हैं। मिट डर से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भागता है। जब मे नीचे आती है और अपनी माँ की अस्थियों को इस तरह बिखरी हुई देखती है, तो वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। तभी हवेली के जिन्न उसे घेरने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हीम और ज़ैनाब वहां पहुंचते हैं। घर में मित नहीं होता, इसलिए मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर जंगल की तरफ भागती है। उधर ज़ैनाब घर के अंदर अपना बड़ा अनुष्ठान शुरू करती है और जिन्स को भगाने के मंत्र पढ़ने लगती है। हीम को हवेली के अंदर से कदीर का वही लकड़ी का खंजर मिलता है। अचानक घर के सारे बल्ब फूट जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। ज़ैनाब हीम को कहती है कि उसे तुरंत गार्डन की उस बुद्धिस्ट श्राइन के पास ले जाए। उस बुद्धिस्ट श्राइन का काम भटकती आत्माओं को पनाह देना था, लेकिन उन जिन्स ने अब उस श्राइन पर कब्जा कर लिया है और वो उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। जंगल के अंदर मे को मित रोता हुआ मिलता है। मे अपने पिता को संभालती है, लेकिन तभी मित को मिट्टी के अंदर से डरावने डीमन के चेहरे निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसके सामने उसकी मरी हुई पत्नी का साया आता है। मित को समझ आता है कि उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे अपनी बची हुई जिंदगी अपनी बेटी मे के लिए जीनी होगी। जैसे ही मित अपने इस गिल्ट को दिल से निकालता है, उसकी पत्नी का साया गायब हो जाता है और मित का दिमाग बिल्कुल ठीक और शांत हो जाता है। उधर गार्डन में ज़ैनाब उन आत्माओं को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी कदीर की गुस्सैल रूह वहां आती है और चिल्लाकर कहती है कि इस जमीन से उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कदीर ज़ैनाब को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। हीम आगे बढ़ता है और कदीर के खंजर पर फूंक मारते हुए मुस्लिम सुरक्षा मंत्र पढ़ने लगता है। कदीर की रूह एक बड़े डीमन का रूप लेकर हीम के सामने आती है। हीम अपनी जेब से प्रोटेक्टिव चार्म निकालता है और पूरे ध्यान से मंत्र पढ़ता है। धीरे धीरे वो डीमन शांत होने लगता है और कदीर होश में आता है। कदीर को एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो अपने दोस्त मड के साथ बिताए पुराने अच्छे पल देखता है। अपने दोस्त की दोस्ती को याद करके कदीर का सदियों पुराना गुस्सा शांत हो जाता है और उसकी आत्मा जमीन के नीचे वापस चली जाती है। हीम ज़ैनाब को व्हीलचेयर पर बिठाता है। तभी मित और मे भी जंगल से वापस आ जाते हैं। हीम उस चटकी हुई श्राइन के नीचे से मिट्टी खोदता है, जहां से कदीर की हड्डियां मिलती हैं, क्योंकि कदीर को उसी जगह दफनाया गया था। हीम कदीर की हड्डियों को ज़ैनाब के पवित्र कपड़े में बांधकर दफना देता है। इस तरह उस घर का सदियों पुराना श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, पर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अगले दिन गांव के लोग और मित का परिवार मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं और मित अब बिल्कुल स्वस्थ और खुश दिखाई देता है। लेकिन कहानी के आखिर में जब सब शांत होता है, तो हवेली के उसी स्टोर रूम में रखे पुराने पिंजरे से अजीब धुम-धुम की आवाज आने लगती है, जहां इब्लीस नाम का डीमन अभी भी कैद है। और इसी खौफनाक आवाज के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।